तो एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए क्या है कि मैं हिंदी के बारे में आपको बात कर चुका हूँ कि हिंदी का जो समय काल है उस समय काल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि जो समय काल है कहीं-कहीं पर हम 1000 से मानेंगे, कहीं पर हम 1050 से मानेंगे। तो वो किस हिसाब से होगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, उनको मानना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जिनको मैं रिवाइज़ करवाता हूँ कि हिंदी का वास्तविक समय काल 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी की आदि जननी या हिंदी की जननी अगर किसी को माना जाएगा, संस्कृत को माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर संस्कृत को इसकी जननी माना जाता है तो कौन-कौन सी भाषाएँ हैं जो इसमें आई हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले जब वैदिक सभ्यता थी तो उसके उस समय आपका संस्कृत चल रही थी। संस्कृत के बाद आई थी पाली, पाली के बाद आई थी आपकी प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका कौन सी भाषा आई थी, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही आपकी क्या हुई, अवहट्ट। ये भाषाओं का क्या हुआ, आपका उद्भव हुआ। तो ये हमारे पास क्या हुई, ये भाषाएं हैं। कौन सी, सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। पेपर में कभी कभी ये आ जाता है इनका पैटर्न सेट करने को, 2 3 4 5। पहले पैटर्न दिया जाता है कि 5 नंबर आया, 4 नंबर आया, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। फिर कभी दिया जाता है 4 3 2 1, ऐसे करके दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट आपका क्या हुआ, ये भाषाएं आई। जो हिंदी है एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे तो अपभ्रंश भाषा के अंदर हम रखेंगे। और अपभ्रंश भाषा के अंदर कैसे रखेंगे, तो अपभ्रंश भाषा का जो समय काल था वो तकरीबन 500 ईस्वी के आसपास का था। 500 से 1000 ईस्वी तक तो हमने क्या कह दिया, इस अपभ्रंश के अंदर ही हमने हिंदी को डाल दिया। इस अपभ्रंश के समय काल को पेपर में कभी भी आ सकता है कि इस अपभ्रंश के समय काल को किस और नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, अपभ्रंश के समय काल को हम क्या, संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संक्रमण काल। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अपभ्रंश बराबर संक्रमण काल। अपभ्रंश बराबर कौन सा काल, संक्रमण काल। ये चीज यहां पर क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कभी आएगा कि संक्रमण काल का कवि किसको कहा जाता है, आ सकता है। तो संक्रमण काल का मेन जो कवि है वो कौन है, स्वयंभू है। कौन है, स्वयंभू है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। बोला अपभ्रंश का पुरानी हिंदी से विशेष संबंध है। अपभ्रंश की तद्भव प्रकृति में हिंदी के शब्दों को आपको संबंध किया जाता है, जो हमने बात कर दी है। ठीक है, इसके नीचे अगर हम आते हैं थोड़ा सा, इसके बाद की बात हम कहानी देखते हैं। तो बात की कहानी ये कहती है कि हिंदी का जो विकास का क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। हिंदी के विकास का जो क्रम है वो इस प्रकार से है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ये अपभ्रंश से हिंदी हो गई और यहीं से आपका अवहट हो गई। बोला अपभ्रंश प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम कड़ी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका समय काल मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि 500 से आपका क्या, 1000 ईस्वी तक। ये 100 लिख रखा है, इसे आपके क्या करेंगे, 1000 ईस्वी तक कैसे मान लेंगे। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हमारी हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि आपकी क्या है, उसका विकास कहाँ से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। जब हम पुराने इतिहास की चीज़ें पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि ब्राह्मी लिपि, आपकी खरोष्टी लिपि, ऐसी अलग से लिपियाँ हैं। और जो देवनागरी है उसका विकास कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी भाषाएं हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं, उनके बारे में भी क्या करते हैं, हम बात करते हैं। अब जब हम उसके अंदर की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ लेनी है, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आती है। हमारे पास कुछ भाषाएं हैं जिसमें आपका अपभ्रंश को देखने को मिलता है, जैसे सौरसैनी। उस टाइम पर आपका सौरसैनी बोला जाता था। तो आधुनिक काल में ये किस नाम से, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी में आपका जानी जाती है। पैसाची, ये आपका पंजाबी और लहदा आपकी भाषा है। ब्राचड़, जिसे आजकल सिंधी भाषा कहा जाता है। महाराष्ट्री, जिसे आजकल मराठी कहा जाता है। मगधी के अंदर आपका बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, ये लैंग्वेज आ जाती है। और अर्धमगनी में आपकी आ जाती है पूर्वी हिंदी। तो हमने क्या करा, जो हमारी प्राचीन टाइम पर अपभ्रंश का जो समय काल था वो हमारे आधुनिक काल में किस नाम से आपकी जानी जाती है, उनको हमने डिफाइन कर दिया। कैसे कि सौरसैनी अपभ्रंश भाषा है, लेकिन वो आजकल क्या है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती है। पैसाची क्या है आपका, जो पैसाची जो आपका आजकल पंजाबी और लहजा है।
उसके अलावा ब्राचड़ आपका सिंधी है, महाराष्ट्री आपका मराठी से आपका हो गया, मगधी आपका बिहारी, असमिया, बंगालिया और आपको उड़िया से संबंध हो गया, और अर्ध मगधी का आपका किससे हो गया, पूर्वी हिंदी से हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर आपको एक भाषा का प्रभाव और देखने को मिलेगा, खस। वो खस भाषा का प्रभाव जो देखने को मिलेगा वो किससे मिलेगा, आपका मेनली पहाड़ी भाषा से। पहाड़ी में आपका कुमाऊनी, गढ़वाली और आपका नेपाली, इनसे आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ आपकी क्या होंगी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो जाएंगी। अब एक्चुअल में जो यहां पर हमने कहा अपभ्रंश, इस अपभ्रंश का मतलब होता क्या है? अपभ्रंश का मतलब होता है पतन का समय काल। संस्कृत का पतन, संस्कृत खत्म हो गई और अब वहां से ये भाषाएं बन गई, सौसैनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमगधी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम आते हैं इसके काल विभाजन के बारे में, जो हम बातें कर रहे थे। अगर हम इसके काल विभाजन की ओर थोड़ा सा अगर देखते हैं तो हमारे पास बहुत सी चीजें आ जाएंगी। क्या क्या है वो चीजें, देखते हैं। मैं आपको काल विभाजन पढ़ा चुका हूं और काल विभाजन के बारे में मैं पहली बात कर चुका हूं कि हम काल विभाजन अगर पढ़ेंगे तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ेंगे। बाकी अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग कर रखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में मैं बात कर चुका हूं और इनके बारे में भी मैं बात कर चुका हूं। तो काल विभाजन के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या चीजें हैं, ये आपका उस समय काल को किस अन्य नाम से जाना जाता था। मैंने आपको कहा आदिकाल को उस समय काल में क्या वीर गाथा काल कहा जाता था, या इसके अलावा इसके और भी नाम थे। पूर्व मध्यकाल को आपका भक्ति काल कहा जाता था, उत्तर मध्यकाल को आपका रीति काल कहा जाता था, और आधुनिक काल को गद्य या पद्य काल कहा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी आपको याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आपका पॉइंट है और सीधा सीधा पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा इससे नीचे की ओर। जब हम थोड़ा सा और आगे की ओर कहानी लेके जाएंगे तो हमें कुछ और चीजें निकलेंगी। अब हम बात करेंगे मेन क्या है, आदिकाल के बारे में। आदिकाल, आदिकाल के अंदर जो आपके व्यक्ति हमको देखने को मिलेंगे। तो जब हम आदिकाल में आते हैं, जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं, आधुनिक काल में क्या क्या था इसमें? इसमें धार्मिकता थी, वीर गाथा की कविता थी, संगारिता की प्रधानता थी। क्या था? आदिकाल आपका धार्मिकता, वीर गाथा और संगारिता का आपका इसकी प्रधानता थी। ठीक है, इसके अलावा इसे जिस जिस नामों से बुलाया है इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महादेवी प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल। ये हम सारी चीजें बात कर चुके हैं। अब हम करेंगे बहुत आगे उससे कि भैया जो आदिकाल है, इस आदिकाल की आपकी क्या थी, मुख्य रूप से भाषा आपकी कितनी थी, दो थी। इसमें दो भाषाएं बहुत प्रमुख थी आदिकाल में। वो कौन सी थी? डिंगल और पिंगल। तो आदिकाल की दो प्रमुख भाषाएं जो थी वो आपकी कौन सी थी? डिंगल और पिंगल। इन दो भाषाओं का प्रभाव क्या है, बहुत ज्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा आदिकाल में आल्हा छंद का प्रचलन बहुत ज्यादा, ये पेपर में बहुत बार आया कि आल्हा छंद का प्रचलन किस समय काल में ज्यादा था, तो वो आपका कब था? आदिकाल में। या अगर आएगा वीर रस का प्रचलन आपका सबसे ज्यादा किस समय काल में है, या लोकप्रिय किस समय था, तो आपका कौन सा? आदिकाल आएगा। ठीक है, वीर रस का आपका ये आपका एक भाग हो जाता है। ठीक है, तो आला छंद का प्रचलन किस समय काल में था? इस समय काल में था। किसके? आदि समय काल। तो आदिकाल के अगर कवियों की बात करेंगे तो मैं आपसे आदिकाल के बहुत से कवियों के बारे में बात पहले भी कर चुका हूं, और अब मैं फिर उन सभी कवियों के बारे में एक एक करके बात करूंगा। अगर हम बात करते हैं आदिकाल के कवि, तो आदिकाल के कवियों को अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की खड़ी हिंदी बोली। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में अगर बात करेंगे तो खड़ी हिंदी बोली के आपके ये पहले कवि थे।
अगर हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं को आपको बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हालात कन्हैया, नजरान हिंद और खालियावारी, आपको ऐसे आपके ये बहुत सी रचनाएं देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आदिकाल में चंद्रबरदाई। इस चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने आपका क्या माना है? हिंदी का प्रथम महाकवि। अगर आ जाएगा हिंदी का प्रथम महाकवि, तो कौन कहलाएगा? चंद्रबरदाई। किसके अनुसार कहा गया? बिल्कुल आपका किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा तो कुछ ना कुछ तो होगी इनकी रचनाएं। तो आपकी कौन सी? पृथ्वीराज रासो, जो आप बहुत बार पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अगर प्रथम महाकाव्य ये है तो प्रथम महाकवि आपके चंद्रबरदाई होनी चाहिए, सीधी सी बात है। इसके बाद विद्यापति। विद्यापति जी फिर इंपॉर्टेंट आपके रह जाएंगे। विद्यापति जी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, क्यों रहेंगे इंपॉर्टेंट? रीजन क्या है ये कि विद्यापति की जो आपकी रचनाएं हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कह रहे हैं हम, विद्यापति की जो रचनाएं हैं, पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पटाखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें। कौन कौन सी? विद्यापति की, मैथिल कोकिला से आप इनको इंडिकेट करेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? पदावली है, कीर्ति लता है और कीर्ति पटाखा। ये इनकी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सब में भी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आपकी कौन सी है? कीर्ति लता। अगर हम बात करते हैं विद्यापति के समय काल को, तो हम देखो हमने कहा कि अपभ्रंश का यह पाठ है। अगर अपभ्रंश का यह पाठ है तो ये विद्यापति आपके किसके पाठ कराएंगे? अपभ्रंश के अंदर भी आपका पारवर्ती अपभ्रंश अगर कभी आ जाएगा तो पारवर्ती अपभ्रंश, या हम इसे बोल देते हैं अवहट्ट। हट्ट भी अगर हम इसे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा और अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा और हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? नरपति जी के बारे में बात कर सकते हैं। इनकी जो रचना है बीसल देव रासो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह गे काव्य आपका ये क्या है? एक प्रेम कथा है। ठीक है, नरपति नाला की आपकी जो रचना है बीसल देव रासो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पार्ट कहलाएगा तो आपका यही कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पर। ये जो नरपति की है इंपॉर्टेंट आ रखी है। इसके अलावा कौन है? जगनिक आपके इस समय काल के हैं, जिनकी रचनाएं कौन कौन सी है? परमाला रासो, महोब के प्रसिद्ध दो वीर, आल्हा और उदल का वर्णन। तो ये इनकी आपकी क्या है? रचनाएं हैं। जगपति के अलावा दलपति, ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब अगर इनके बारे में हम बात करेंगे तो इसमें आपकी इनकी रचनाएं कौन सी आ जाएंगी? खुमार रासो, एक इसमें 5-4 छंद हैं। जो खुमार रासो है, जो इंपॉर्टेंट दलपति की रचना है, इसमें कितने छंद हैं? 5000 आपके छंद हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया है, तो राजस्थानी हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर कौन? सरहप्पा। सरहप्पा और कणहप्पा, इन दो व्यक्तियों के नाम आपको क्या होने चाहिए? हमेशा याद रहने चाहिए हिंदी पढ़ने के लिए। ठीक है, सरहप्पा को हम बात करते हैं तो दोहा और चौपाइयों का जो प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, या पहले कवि अगर हम बात करेंगे तो कौन है? सरहप्पा है, जिन्होंने दोहा और चौपाइयों का प्रयोग किया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इनकी रचना कौन सी है? दोहा कोश, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोहा कोश इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें अलावा इनका एक और रचना है, वो आपका कौन सा है? चर्यापद, इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता दूं कि सरहप्पा को प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम सिद्ध कवि अगर किसी को माना जाता है तो वो किसको माना जाता है? सरहप्पा को।
इसके अलावा स्वयंभू के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि स्वयंभू को आपका संक्रमण काल का कवि माना जाता है, और इसके अलावा इसे अपभ्रंश भाषा का महाकवि भी अगर हम बात करें तो हम इसे मान सकते हैं। इसके अलावा स्वयंभू को ही आपका अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाएगा? स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर बोलेंगे तो किसको कहा जाएगा? स्वयंभू को कहा जाएगा। इसके अलावा अगर स्वयंभू की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो परमचर्यो, ये तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो परमचर्यो है ये एक्चुअल में है क्या? राम काव्य के नाम से आपकी जानी जाती है, राम के ऊपर है। इसके अलावा इनकी जो रचना है वो कौन सी है? स्वयंभू छदांश, ये इनकी रचना है। और पद्मकरित भी आपकी क्या है? इनकी रचना है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, परमचर्यो, राम काव्य जिसे कहा जाता है, स्वयंभू छदांश और परमकरित आपकी क्या है? इनकी रचना है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है स्वयंभू अपने आप में। इसके अलावा अब्दुल रहमान, इनकी जो रचना है संदेश रासक, और मधुकर की जो रचना है जयमयंक जस चंद्रिका, आपकी ये क्या रहेंगी? इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके, अगर आप आदिकाल के बारे में बात कर रहे हैं। अब आदिकाल में अगर हम बात करते हैं इनके अलावा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो कुछ चीजों को देख लेते हैं जो चीजें इनके अलावा भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगी, वो क्या क्या रहेंगी। ठीक है, जब हम इन सारी चीज़ों से हट जाते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट आएंगी, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें हमने देखनी है। क्या क्या चीज़ें हैं वो? ये देखिए, इतने कवि तो आपने पढ़ लिए, इसके अलावा भी आपको कोई ना कोई कवि देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको एक नाम दिया सरहपा, मैंने आपको एक नाम दिया सरहपा। अगर मैं सरहपा दे रहा हूं तो इनके साथ आपको एक और नाम याद करना पड़ेगा, कणहपा, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके रहेंगे सड़प्पा के साथ आपके कौन से? कड़प्पा। ठीक है, इनकी जो इंपॉर्टेंट अगर रचना और आएगी तो वो कौन सी आएगी? कणपा गीतिका, कर्णपाद गीतिका। ठीक है, मैं इसे सही से लिख देता हूं, ये इनकी इंपॉर्टेंट आएगी। सरहपा के साथ हमेशा कौन आएगा? कणहपा आएगा ही आएगा। इसके अलावा और भी तो व्यक्ति हैं, तो और कौन आएगा इसके अलावा? अगर हम बात करेंगे आदिकाल की, सिर्फ आदिकाल की, आदिकाल से आगे हम नहीं बढ़ेंगे आज, अगर हम बात करेंगे तो धनपाल, धनपाल का नाम आएगा तो आपको ये मानना है कि धनकाल को धनपाल ने आपका अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य दिया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आएगा तो पुष्पदत्त, जिन्होंने महापुराण और जसहर चरयू जैसे आपकी क्या है? रचना की है। धनपाल और पुष्पदत्त आपको ये याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको एक और कवि देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कवि रहेंगे। ठीक है, हमारे हिंदी के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट कवियों में आपका इनका भी नाम आएगा। इनका नाम है क्या? रोड कवि। क्या है इनका नाम? रोड कवि। ठीक है, राडलवेल इनको नाम कहा जाता है। इसके अलावा ज्योतिश्वर ठाकुर, ये नाम आप नहीं भूलेंगे, ज्योतिश्वर ठाकुर, जिन्होंने वर्ण रत्नाकर रचना की थी। तो ये आपकी क्या है? कुछ रचनाएं हैं, कुछ आपके क्या है? आदिकाल की चीजें हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि आदिकाल
से जब हमारी रचनाएं आई हैं तो हम अपभ्रंश तक आए हैं, और अपभ्रंश को हमने संक्रमण काल कहा है। और संक्रमण काल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति मैंने आपको बताया वो आपका कौन है? स्वयंभू है। इस स्वयंभू की रचनाएं भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो आपकी इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा मैंने आपको अमीर खुसरो के बारे में बता दिया है, जो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हम अगली वीडियो लेके आएंगे उस अगली वीडियो में देखिए, आज मैं आदिकाल के बारे में मैंने पूरी की पूरी बात कर दी है। आदिकाल में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक और सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो उसमें हमारे ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इतिहास तो खत्म हो ही जाएगा, साथ में वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के भक्ति काल के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।